सोचिए अगर आज रात आपके देश की राजधानी में बिना किसी अंतरराष्ट्रीय अनुमति के दुनिया की सबसे ताकतवर सेना उतर आए और आपके राष्ट्रपति को पकड़कर हजारों किलोमीटर दूर ले जाए। क्या आप इसे कानून कहेंगे या ताकत का खेल? 3 जनवरी 2026 को यही हुआ वेनेजुएला के साथ। काराकास में मादुरो के कंपाउंड पर यूएस स्पेशल फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर से हमला किया। ड्रोन से मॉनिटरिंग हुई, 6 अमेरिकी सैनिक घायल हुए और 40 से ज्यादा लोग मारे गए और मादुरो को जिंदा पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाया गया। अमेरिका कहता है ये नार्को टेररिज्म और डेमोक्रेसी बचाने का ऑपरेशन था, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ आरोपों की कहानी है या इसके पीछे तेल, डॉलर और पावर का खेल है? वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा, और तेल का व्यापार डॉलर में होता है जो अमेरिका अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा देता है। तो इसमें ट्रंप की क्या पॉलिटिक्स है और वो क्या चाहते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जनवरी 2026 रात के ठीक 2:01 पर वेनेजुएला की राजधानी काराकास में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के कंपाउंड के ऊपर अचानक हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं। कुछ ही सेकंड में यूएस स्पेशल फोर्सेस जमीन पर उतरती है और पूरे इलाके की ड्रोन से लाइव मॉनिटरिंग हो रही थी। ऑपरेशन से पहले CIA इंटेलिजेंस इनपुट भी मौजूद था। ऑपरेशन के दौरान भारी फायरिंग हुई, एक हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा, 6 अमेरिकी सैनिक घायल हुए और स्थानीय रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसी ऑपरेशन में निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को जिंदा पकड़ लिया गया और सीधे न्यूयॉर्क ले जाया गया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन से पहले किसी भी यूएन बॉडी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग, ICC या ICJ से अनुमति नहीं ली। यूएन ने इसे लेकर गंभीर चिंता जताई और बाद में सिक्योरिटी काउंसिलिंग की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। ऑपरेशन के बाद अमेरिका की तरफ से बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब हम वेनेजुएला को चलाएंगे। selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. अमेरिका ऑयल कंपनी वहां जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेगी और प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। बात एकदम क्लियर समझ में आ जाती है। ट्रंप चाहता क्या है, वेनेजुएला के साथ वो क्या करना चाहता है, यहां से ही बात एकदम क्लियर हो जाती है। ट्रंप ने इसे सबसे सोफिस्टिकेटेड स्पेशल ऑपरेशन बताया। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा कि अब टर्म्स वॉशिंगटन सेट करेगा, यानी कानून कायदे सब वॉशिंगटन सेट करेगा। ये चाल है अमेरिका की। मादुरो पर आरोप नए नहीं थे। 2020 में यूएस फेडरल कोर्ट ने मादुरो पर इंडिक्टमेंट जारी की थी, जिसमें आरोप थे नार्को टेररिज्म, अमेरिका में कोकीन सप्लाई की साजिश, FARC और ड्रग कार्टेल से संबंध, अवैध हथियारों का इस्तेमाल। उस वक्त मादुरो पर $15 मिलियन की कीमत भी रखी गई थी उसको पकड़ने के लिए। 2026 में नई इंडिक्टमेंट में उन पर टेरर ग्रुप से और गहरे लिंक जोड़े गए। अमेरिका कहता है कि वह कार्रवाई यूएस कानून के तहत पूरी तरह कानूनी है, क्योंकि इंडिक्टमेंट अमेरिका कोर्ट से थी। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि ड्रग्स, नार्को टेररिज्म और डेमोक्रेसी ये सीधे यूएस नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे हैं। और ये चाल अमेरिका की पहली नहीं है। अमेरिका पहले भी ऐसे तर्कों को देकर पहले भी कई देश को बर्बाद कर चुका है। 1989 में पनामा और 2003 में इराक। लेकिन इस कहानी के बीच एक चीज हर बार सामने आती है, तेल। वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल प्रूव्ड ऑयल रिजर्व है, दुनिया में नंबर 1, सऊदी अरब से भी ज्यादा। दुनिया का ज्यादातर तेल अमेरिकी डॉलर में बिकता है, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बनी रहती है, यूएस ब्याज दरें कंट्रोल में रहती है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। अगर कोई बड़ा तेल देश डॉलर छोड़ दे तो डॉलर की डिमांड घट सकती है, महंगाई बढ़ सकती है और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स पर असर पड़ता है। इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है। इराक ने 2000 में तेल यूरो में बेचना शुरू किया, लीबिया ने गोल्ड दीनार लाने की प्लानिंग की और ईरान ने डॉलर से हटकर ट्रेड किया। इन सब का अंत क्या हुआ ये सब जानते हैं। वेनेजुएला भी पिछले सालों में रूस और चीन के साथ डॉलर से अलग रास्ते तलाश रहा था। अमेरिका ने कहा कि मादुरो पर 2020 में नार्को टेररिज्म और ड्रग तस्करी के आरोप थे और ये कार्रवाई उनके अपने कानूनों के तहत जरूरी थी। लेकिन समस्या यहाँ यही है, अमेरिका ने यह सब यूएन की अनुमति के बिना किया, यानी अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से यह सीधा उल्लंघन था। इसी वजह से यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसे एक खतरनाक मिसाल बताया।
और कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान नहीं किया गया। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 1989 में अमेरिका ने पनामा में ऑपरेशन जस्ट कॉज चलाया और वहां के शासक मैनुअल नोरिएगा को ड्रग तस्करी के आरोप में पकड़ लिया। तब भी यूएन की कोई इजाजत नहीं ली गई थी और तब भी इसे संप्रभुता का उल्लंघन माना गया। 2003 में इराक पर हमला हुआ, सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया, लेकिन वो भी साफ यूएन आदेश के तहत नहीं था। आज भी उस हमले को अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ माना जाता है। नतीजा साफ है, किताबों में कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन हकीकत में ताकतवर देश वही करते हैं जो वो कर सकते हैं, ना कि जो करना सही है। और यही से समझ में आता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून और जमीनी सच्चाई के बीच इतना बड़ा फर्क क्यों है। वेनेजुएला अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि वेनेजुएला दुनिया के सबसे ताकतवर तेल देशों में से एक है। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और ये कैरिबियन सागर के पास मौजूद है, जहां से अमेरिका और यूरोप तक के बड़े व्यापारिक रास्ते गुजरते हैं। यही वजह है कि वेनेजुएला पर जिसका प्रभाव होगा उसका पूरे लैटिन अमेरिका पर असर पड़ेगा। वेनेजुएला के पास करीब 303 अरब बैरल तेल भंडार है, यानी सऊदी अरब से भी ज्यादा। दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 80% अकेले वेनेजुएला में है। यही तेल से आर्थिक और राजनीतिक ताकत देता है। 1999 में ह्यूगो चावेज के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने तेल उद्योग को सरकार के कंट्रोल में लिया, अमेरिका कंपनी को बाहर किया और क्यूबा, रूस और चीन जैसे देशों से दोस्ती बढ़ाई। 2002 में चावेज के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश भी की, जिसे अमेरिका का समर्थन मिला माना जाता है, लेकिन वे नाकाम रहा। ऐसी कोशिश पहले भी हो चुकी है अमेरिका की तरफ से, लेकिन अमेरिका उस कोशिश में नाकाम रहा। अमेरिका को ह्यूगो चावेज और मादुरो इसलिए खटकते थे क्योंकि इन नेताओं ने सोशलिस्ट नीतियां अपनाई, तेल का पैसा गरीबों पर खर्च किया, सब्सिडी दी और पेट्रो करीबा जैसे कार्यक्रमों से पड़ोसी देशों को सस्ता तेल दिया। इससे लैटिन अमेरिका में अमेरिका का प्रभाव कमजोर होने लगा। जबकि अमेरिका चाहता था अपना फायदा, लेकिन वेनेजुएला अपने लोगों के लिए फायदा चाहता था। 1999 से पहले वेनेजुएला अमेरिका का करीबी साझेदार था और तेल व्यापार भी मजबूत था। अमेरिका विरोध की राजनीति चावेज के दौर से शुरू हुई और मादुरो के समय और गहरी हो गई। वेनेजुएला का तेल अमेरिका के बिल्कुल पास है, ट्रांसपोर्ट सस्ता है और अमेरिका लंबे समय तक इसका बड़ा खरीदार रहा है। लेकिन जब वेनेजुएला ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया और अमेरिका कंपनियों को बाहर किया, तो अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ा और अमेरिका ने वेनेजुएला की सरकार को गिराना चाहा। ऐसा कई बार दिखा है। 2019 में अमेरिका ने जुआन गुआइडो को अंतरिम राष्ट्रपति माना, जबकि सत्ता मादुरो के पास थी। आधिकारिक वजह बताई गई ड्रग तस्करी, मानवाधिकार उल्लंघन और डेमोक्रेसी, लेकिन असली वजहों में तेल का कंट्रोल और क्षेत्रीय प्रभाव भी शामिल माने जाते हैं। 2026 में मादुरो को हटाने वाला ऑपरेशन इसी लंबी नीति की कड़ी लगता है और अमेरिका को जो बात परेशान करती है वो ये है कि वेनेजुएला अपने तेल को डॉलर से हटाकर अपनी करेंसी में बेचना चाहता है और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की इकोनॉमी गिर सकती है। 2005 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर अलग अलग सैंक्शंस लगाए। 2019 में राष्ट्रीय तेल कंपनी, जो कि वेनेजुएला की कंपनी थी, PDVSA पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया, यानी जो ये कंपनी कंट्रोल करती थी वर्चुअली ऑल ऑयल प्रोडक्शन, रिफाइनिंग एंड एक्सपोर्ट इन द कंट्री। इसको स्टेब्लिश किया गया था 1976 में। नतीजा ये हुआ कि अर्थव्यवस्था टूटने लगी वेनेजुएला की, महंगाई बेकाबू हुई और लाखों लोग देश छोड़कर भाग गए। लेकिन सरकार नहीं बदली। अमेरिका दावा करता है कि हम डेमोक्रेसी बढ़ा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने जहां भी दखल अंदाजी की है वहां हालात खराब हुए। अब इराक और लीबिया जैसे देशों में हस्तक्षेप के बाद हालात और बिगड़े हैं और इतिहास में कई एग्जाम्पल हैं जहां अमेरिका ने सीधा या गठबंधन के साथ मिलकर विदेशी लीडर्स को हटाया है, जैसे 1989 में पनामा के नेता नोरिएगा, 2003 में इराक के सद्दाम हुसैन और 2011 में लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी। इसके अलावा ग्रेनाडा और अफगानिस्तान भी ऐसे ही मामलों में आते हैं। इन देशों में अमेरिका ने क्या किया कि पनामा में अमेरिका सेना ने हमला कर नोरिएगा को गिरफ्तार किया, इराक में बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ, सद्दाम को सत्ता से हटाया गया और बाद में फांसी दी गई। लीबिया में नाटो के साथ मिलकर बमबारी की गई, जिसके बाद गद्दाफी की सरकार गिर गई और उनकी मौत हो गई। क्या ये सब यूएन की मंजूरी से हुआ? नहीं, हर जगह नहीं। पनामा और इराक में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति नहीं। लीबिया में नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर नो फ्लाई जोन की अनुमति मिली थी, लेकिन सरकार बदलने की इजाजत नहीं थी। यूएन चार्ट साफ कहता है कि हर देश संप्रभु और बराबर है। आर्टिकल 2(1) सभी देशों की समानता की बात करता है और आर्टिकल 2(4) किसी भी देश के खिलाफ बल प्रयोग या धमकी पर रोक लगाता है, खासकर जब उससे उस देश की जमीन या राजनीतिक आजादी प्रभावित हो। फिर अमेरिका को सजा क्यों नहीं मिली?
क्योंकि अमेरिका यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग का स्थायी सदस्य है, उसके पास वीटो पावर है जिससे वह अपने खिलाफ आने वाले किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। इसके अलावा उसकी आर्थिक और सैन्य ताकत इतनी बड़ी है कि ज्यादातर देश खुलकर विरोध नहीं करते। अब वीटो पावर जो काम करती है वो इस तरह से करती है कि सिक्योरिटी काउंसिलिंग के 5 स्थायी सदस्य जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन में से कोई एक भी अगर ना कह दे तो प्रस्ताव गिर जाता है, भले ही बाकी सारे देश समर्थन में हो। ये व्यवस्था 1945 में इसलिए बनाई गई थी ताकि बड़ी ताकतें यूएन सिस्टम में बनी रहे, और अमेरिका अब तक 80 से ज्यादा बार वीटो इस्तेमाल कर चुका है और ज्यादातर मामलों में इजराइल से जुड़े संघर्ष, खासकर गाजा से संबंधित, इससे यूएन की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। हकीकत यह है कि ताकतवर देश अक्सर कानून को अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं, खासकर वीटो पावर जैसे अधिकारियों के जरिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय कानून बेकार है। यही कानून छोटे देशों को पूरी तरह उछले जाने से भी अब भी बचाते हैं। लेकिन अगर एक ताकतवर देश कह सकता है कि हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया, तो कल रूस, चीन या कोई और देश भी यही तर्क देकर किसी भी नेता को हटाने की कोशिश कर सकता है। इससे दुनिया में अराजकता बढ़ सकती है। आम इंसान कीमत चुकाता है, कभी सैंक्शंस की वजह से दवाइयां महंगी हो जाती है, कभी युद्ध में घर उजड़ जाते हैं, कभी पूरी पीढ़ी अनस्टेबल में बड़ी होती है। चाहे वेनेजुएला हो या इराक, नुकसान सबसे ज्यादा आम लोगों का ही होता है। अगर कानून ताकतवरों के लिए अलग है तो क्या ये सच में अंतरराष्ट्रीय न्याय है या फिर सिर्फ ताकत का खेल? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।